क्लास फर्स्ट ईयर के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज मैं शोभा सिंह आप सभी को हिंदी आरोह के काव्य खंड के अंतर्गत गज़ल पढ़ाऊंगी। पर बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। हमारे इस चैनल पर आपको समस्त पठन सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। तो चलते हैं अपने चैप्टर पे, गज़ल, जिसे लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने। तो बच्चों, एक संक्षिप्त परिचय इनका भी देना चाहूँगी। इनका जन्म सन 1933 में राजपुर नवादा गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का बसंत, एक कंठ विष पाई, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। इनका साहित्यिक जीवन इलाहाबाद से आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप में भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। जीविकोपार्जन के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही आपका देहावसान हो गया था। आपका देहावसान 1975 में हुआ था। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत जी को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। तो ये था इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम आप सभी को कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे, जिससे कि आपको इनकी गज़ल आसानी से समझ में आए। तो बच्चों, गज़ल के दौरान आपको एक शब्द मिलेगा मयस्सर। मयस्सर मीन्स होता है उपलब्ध करना। दरख्त आएगा, दरख्त मीन्स होता है पेड़। मुतमईन आएगा, इसके मीन्स होता है इत्मीनान से। बेकरार, ये आपका जाना पहचाना शब्द हो सकता है। बेकरार मीन्स बेचैनी या आतुरता। निज़ाम, निज़ाम कहते हैं राज को या शासन को। एहतियात कहते हैं सावधानी को। और बहर, ये छंद है। और असर मीन्स होता है प्रभाव। तो देखिए, अब आप गज़ल समझिए। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इसमें कवि ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि जब कोई शासन जनता पर अपना शासन करती है तो उससे बड़े बड़े वादे करती है। जनता उनके वादों में भटक जाती है और जब वो शासक जीत कर शासन करने लगता है तो अपने वादे भूल जाता है। तो जब किसी का शासन नहीं आता है तो वो अनेक वादे करता है, जैसे कि हर एक घर, शहर का हर एक घर प्रसन्नतामय होगा, हर एक घर में खुशी होगी, हर एक घर में रोशनी होगी, प्रत्येक घर में चिराग होगा। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, मतलब प्रत्येक घर में चिराग होगा, ये तय किया गया था। लेकिन कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कि पूरे शहर में एक चिराग नहीं उपलब्ध हो पाया। मतलब पूरे शहर में एक भी घर में वो खुशियाँ नहीं हो पाईं जो कि आम जनता की आवश्यकता होती है, वो पूरी नहीं हो पाई। देखिए नेक्स्ट, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो हमने अभी आपको बताया था दरख्त कहते हैं पेड़ को, कि यहाँ दरख्तों के साये में, मतलब पेड़ के साये में भी अगर धूप लगे, दरख्तों के साये में धूप लगती है, तो जब पेड़ के साये में भी धूप लगे, पेड़ के साये में इंसान इसलिए बैठता है कि वहाँ छाया मिलती है, लेकिन जब पेड़ के साये में भी धूप लगे तो फिर ऐसे हालात में इंसान क्या करेगा, वो वहाँ से हट जाएगा। तभी कवि ने कहा चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, कि
इस पेड़ के साए के से हट करके ऐसी जगह चलें पूरी उम्र के लिए जहाँ पर पेड़ के साए में छाया मिले और धूप न लगे। तो पहले देखिए इसमें विशेष क्या है, हम आपको बताएंगे। कवि ने आज़ाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है। नेताओं के झूठे आश्वासन व संस्थाओं द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण आए दिन मिलते हैं। चिराग, मयस्सर, दरख्त, साए आदि उर्दू शब्दों के प्रयोग से भाव में गहनता आई है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। चिराग व दरख्त आशा व सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। अंतिम पंक्ति में निराशा व पलायनवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जहाँ पर कवि ने कहा है कि चलो यहाँ से चलें, और उम्र भर के लिए यहाँ पर पलायन नज़र आता है। लक्षणा शक्ति का निर्वाह है और साए में धूप लगती है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार दृष्टिगोचर है। तो इतना आपको समझ में आया? सबको समझ में आया? शिखा आपको समझ में आया? मुदित आगे बढ़ें? चलिए आगे देखिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब यहाँ पर कवि ने उन व्यक्तियों के लिए कहा है कि जो विरोध में अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं और हर परिस्थिति में समझौता कर लेते हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, मतलब अगर तन ढकने के लिए उनको कपड़ा नहीं मिल पाएगा तो वो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे और वो अपने पेट को पैर मोड़ करके पैरों से ही अपने पेट को ढक लेंगे, अर्थात परिस्थिति से समझौता कर लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, अर्थात ऐसे शासनकाल में ये ही लोग मुनासिब हैं। क्यों? आज के शासनकाल में इन्हीं लोगों की आवश्यकता है जो विरोध में आवाज़ ना उठाए। आया समझ में? आगे देखिए। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब यहाँ पर कवि ने व्यक्ति की एक कल्पना के बारे में वर्णन किया है। वो कह रहा है कि खुदा नहीं न सही, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कवि का कहना है चलो ठीक है, नहीं है खुदा तो कोई बात नहीं, ना सही, आदमी का ख्वाब सही। बहुत से लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक है, तो चलो आदमी की ये कल्पना ही सही कि खुदा है, खुदा हमारी पर मेहरबानी करेगा, हमारी रक्षा करेगा, तो ये ख्वाब ही सही, लेकिन कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कि मतलब पूरा उम्र गुजारने के लिए कोई एक सहारा तो है जिसके सहारे इंसान पूरा अपना जीवन यापन कर लेता है। तो हसीन नज़ारा से मतलब यहाँ पर यही है कि कोई ऐसा सहारा जिसके सहारे ज़िंदगी पूरी काटी जाती है। तो आया समझ में? तो देखिए इसमें विशेष क्या है। कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का न होना तथा खुदा को कल्पना माना है, और पाँवों से पेट ढकना एक नई कल्पना है, और उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। सफ़र जीवन यात्रा का पर्याय है और इसमें संगीतात्मकता भी है। तो इतना आया समझ में? सबको आ गया? आगे बढ़ जाएं? चलिए ठीक है। अब देखिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अब यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि आज की जनता पूर्ण रूप से विश्वास किए बैठी है क्या कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात आवाज़ उठाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये शासन जो है, ये शासन सत्ता पत्थर है, ये हमारी आवाज़ का इस पर कोई असर नहीं होगा और ये नहीं पिघलेगी। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि जनता ये सोच चुकी है कि
पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन है, मतलब उन्हें विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, तो आवाज़ उठाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। और मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि कह रहा है कि मैं बेकरार हूँ, किस लिए? कि अपनी उनकी आवाज़ में असर के लिए, कि मेरी इन गज़लों के माध्यम से हम जो उनकी आवाज़ में असर देखना चाहते हैं, हम उस असर के लिए बेकरार हैं और उसके लिए ही परेशान हैं। तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। अब यहाँ पर कवि ने शासन सत्ता के लिए कहा है कि हर शासनकाल में ये कोशिश की जाती है कि जो ज़ुबान चलाए उसकी ज़ुबान सिल दी जाए। तेरा निज़ाम है, मतलब कवि ने क्या कहा कि निज़ाम कहते हैं राज को, शासन को, कि शासन की ये हमेशा की नीति रहती है कि वो जो ज़ुबान उसके विरुद्ध चले उसको वो सिल दे, आवाज़ को दबा दे। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, और एहतियात मतलब सावधानी। और इस बात की जानकारी को रखते हुए ये सावधानी ज़रूरी है किसके लिए? इस बहर के लिए, मतलब इन छंदों के लिए, ये जो कवि लिख रहे हैं इसके लिए ये इस बात की सावधानी ज़रूरी है कि हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी, हमारी ज़ुबान सिल दी जाएगी। लास्ट में कवि कह रहा है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमहर के लिए। अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? गुलमोहर का मतलब है यहाँ पर शांति से, उसका मतलब है। गुलमोहर से तात्पर्य यहाँ पर असीम शांति से है, कि कवि कहना चाह रहा है कि अगर हम जिएं तो अपने ही बगीचे में सुख शांति से जिएं, गुलमोहर के तले, मतलब शांति के तले जिएं, शांति से जिएं। मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, अगर हम मरे भी तो हम गैर की गलियों में भी वहाँ अमन चैन लाने के लिए ही मर मिटें, गैर की गलियों में भी उस चैन और शांति के लिए ही अपने को कुर्बान कर सकें। तो आ गया समझ में? अब देखिए इसमें विशेष क्या है। कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेताब है, साथ ही वह मानवीय मूल्यों का संस्थापक एवं रक्षक भी है। पत्थर पिघल नहीं सकता, वे स्वेच्छाचारी शासकों की ताकत का पता चलता है। पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार है। गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ है। उर्दू शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। मैं और तू की शैली प्रभावी है। तो इस तरह से जो विशेष है वो भी आपको समझ में आया। अब हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर क्लियर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाकर लिखें। तो अभी हमने आपको सांकेतिक अर्थ बताया था। गुलमोहर एक फूलदार वृक्ष है, ये शांति प्रदान करने वाला है। कवि ने इस शब्द का यहाँ विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया है। मनुष्य अपने घर में शांति व मानवीय गुणों से युक्त होकर रहे, यदि उसे बाहर रहना पड़े तो भी वह शांति व मानवीय गुणों को बनाए रखे। इससे समाज की व्यवस्था बनी रहेगी तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। आया समझ में? ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार में एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो इसमें आप यही लिखेंगे कि जब कवि एक घर के लिए चिरागां मतलब अनेक दीपक तय था कि बात करता है तो केवल योजनाओं में दिखाए गए सुनहरे ख्वाबों की ओर संकेत करता है, और दूसरी पंक्ति में वह स्पष्ट करता है
कि सब्ज बाग दिखाने वाली इस योजना को कार्यान्वित करने के समय दशा ये है कि एक पूरे शहर के हिस्से में एक चिराग भी नहीं आया। तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से चिरागा के बदले चिराग का न मिलना एक चमत्कारी प्रयोग है जो शाब्दिक कम और अर्थपूर्ण सौंदर्य अधिक बिखेर रहा है। तो आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें और यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। तो इसमें आप लोग यही लिखेंगे कि तीसरे शेर में कवि ने उत्साहहीन, दीनहीन लोगों की ओर संकेत किया है, जो हर स्थिति को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। वे अन्याय का विरोध नहीं करते, उनकी प्रतिरोध शक्ति समाप्त प्राय हो चुकी है। राजनेता व अफसरशाही जनता की इसी उदासीनता का लाभ उठाकर उसका शोषण करते रहते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 4th, आशय स्पष्ट करें। तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की। तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। हमने आपको इसका पूरा अर्थ बताया था। तो आशय तो आप लोग स्वयं, आप लोगों को इसका आशय स्पष्ट करना चाहिए। तो कोई भी बच्चा इसको बताना चाहेगा, इसका आशय क्या है? चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ही क्लियर किए दे रहे हैं कि यहाँ पर दुष्यंत जी ने वर्तमान शासन व्यवस्था के चलते बुद्धिजीवी वर्ग की भयभीत व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। शासन अपनी कमी सुनने के लिए तैयार नहीं है, अतः वह शायरों और कवियों के मुंह सिल सकता है। कवि स्पष्ट करता है कि मुंह बंद कर लेना वह सावधानी भरा कदम है जो एक शायर द्वारा अपनी गज़ल के लिए उठाया गया है। मूक रहकर रचना को अंजाम देना शायर की विवशता और समय की मांग दोनों ही है। आ गया समझ में? तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, गुड बाय।